मेरा नाम डेविड है और ये मेरी कहानी है। मैं मायामी के कैलिफोर्निया में रहता हूँ और मैं एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरी एक जिम है जिसे मैंने बहुत मेहनत से पिछले 3 सालों में बनाया है। पहले मैंने अपने ही एक दोस्त के गैराज में एक जिम खोली थी, पर बाद में मैंने ये जिम एक भाड़े के घर में बनवाई और उसके बाद आज मैंने एक मॉल में पूरा एक फ्लोर खरीद लिया है जहां मेरी जिम है। मेरे सारे दोस्त, घर वाले और जिम के मेंबर्स मेरी इस तरक्की से बहुत खुश थे और मैंने जिम की ओपनिंग के दिन सबके लिए एक बहुत ही शानदार और बड़ी पार्टी रखी थी। पार्टी में मेरे कुछ कजिन्स भी आए थे जिनसे मैं कई सालों बाद मिल रहा था। जिम के सब मेंबर्स जब चले गए और जब बस हम कजिन्स ही थे तो हमने थोड़ी वाइन पीने का फैसला किया। हम सारे कजिन्स वाइन पीते पीते अपने बचपन की बातें कर रहे थे कि कैसे हम अपने अंकल के घर जाते थे जो कि एक टाउन में है, येलोस्टोन पार्क के पास, और कैसे हम सब जंगल में कैंपिंग किया करते थे। आज इस बात को कई साल हो चुके थे और हम सब कजिन्स ये तय करते हैं क्यों ना हम एक वीकेंड वापस अंकल के घर जाए और वहां से हम येलोस्टोन में कैंपिंग ही करें। हम सबको यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है और हम तय करते हैं कि 1 महीने बाद एक लॉन्ग वीकेंड है और हम उस वक्त अंकल के घर जाएंगे। अगले दिन ही मेरे एक कजिन एशली ने अंकल से बात की और हमने भी ये तय किया कि हम ये रोड ट्रिप करने वाले हैं और येलोस्टोन में हम ड्राइव करके जाएंगे। 1 महीना बीत गया और अब हमें 2 दिन बाद ही येलोस्टोन जाना था। मेरे सारे कजिन्स मेरे घर आ जाते हैं क्योंकि इनमें से कुछ तो अलग अलग शहरों में भी रहते थे। हमने 1 दिन पहले सारी तैयारियां कर ली और हमने शॉपिंग करके बहुत सारा सामान भी खरीद लिया जो कि हमें रोड ट्रिप के दौरान लगने वाला था। हमारी ड्राइव ही लगभग 2 दिन की होने वाली थी और हम वेडनेसडे की सुबह सुबह निकल जाते हैं। हम 6 लोग थे, मैं, एशली, वेरोनिका, पीटर, विल्सन और क्रिस। हम मेरी आरवी चला रहे थे और इस गाड़ी में सोने की और बाकी सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। 2 दिन ड्राइव करके हम येलोस्टोन नेशनल पार्क पहुंच जाते हैं। हम यहां सुबह 4 बजे पहुंचे थे और हम सीधा अपने अंकल के घर चले जाते हैं। हमने ये तय किया था कि हम उस दिन अंकल के घर ही रहेंगे और शनिवार की सुबह हम नेशनल पार्क के अंदर जाएंगे और मंडे सुबह वापस येलोस्टोन से निकल के कैलिफोर्निया आ जाएंगे। हम सारा दिन अंकल के घर में रहते हैं और मैंने उस दिन हम सब के लिए चिकन की डिश बनाई थी। हम अंकल को बताते हैं कि हम येलोस्टोन के एक कैंप साइट पर जाएंगे कैंपिंग करने जहां हम बचपन में जाया करते थे। अंकल ये सुन के थोड़ा सोचते हैं और फिर उन्होंने किसी को फोन मिलाया। बात होने के बाद अंकल हमारे पास आते हैं और उन्होंने हमसे कहा कि हम उस कैंप साइट के वहां न जाए। अंकल ने कहा उन्होंने एक रेंजर से बात की जो कि उनका दोस्त है और उसने बताया है कि उस कैंप साइट के पास एक गुफा है जहां पिछले 1 महीने में 4 लोग गायब हो गए हैं और उनका शव अंदर पाया गया है। हम रात को बहुत देर तक इस बारे में बात कर रहे थे और जब अंकल सो गए तो हम सब ये तय करते हैं कि हम जरूर उस जगह पे जाएंगे और देखेंगे कि वहां पे क्या है। अगले दिन सुबह हम अपना सामान और आरवी लेके येलोस्टोन में जाते हैं और फिर हमने उसी कैंप साइट पे जाके अपना कैंप सेटअप किया। कैंप सेटअप करने के बाद समय लगभग सुबह के 9 बज रहे थे और हम सोचते हैं क्यों ना हम एक ट्रेल पे हाइक करके आए और शाम तक हम अपने कैंप साइट पे वापस आ जाएंगे। हम पूरा दिन हाइक करके शाम को कैंप साइट आ गए और इस वक्त सभी थोड़ा थक चुके थे। हमने एक कैंप फायर जलाई और हम अपने साथ लाई हुई फिश और चिकन रोस्ट करने लगे। मैंने और विल्सन ने कहा कि चलो ये सब जब बन जाएगा हम उस गुफा के वहां जाएंगे। शुरुआत में सभी ने आनाकानी की क्योंकि अंकल के घर में तो सब ठीक था, मगर यहां आके कई को डर लगने लगा। मैंने सबको बहुत बार समझाया कि कुछ नहीं होगा
और ये कि हमें एक बार तो जाना चाहिए। किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी सिवाय विल्सन के, और फिर हम वहीं बैठ के बियर पीने लगे। हम बियर पिए जा रहे थे और मैं अभी भी सबको समझा रहा था कि हमें चलना चाहिए। अगले 1 घंटे बाद जब हम काफी शराब पी चुके थे तो सब लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी नशे में थे और अब मैं जब इस बात के बारे में सोचता हूं तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। बहरहाल हम उस गुफा के पास चल के पहुंचते हैं और हम अपने साथ फिश, चिकन और भी थोड़ी बियर लेके आए थे। हम वहां बैठ के खाने और पीने लगे और अगले 15 मिनट में हमारे दिमाग से ये बात बिल्कुल निकल गई कि अंकल ने हमें यहाँ आने के लिए मना किया था और ये कि यहाँ किसी तरह का खतरा है। हम बहुत जोरों से बात कर रहे थे और गाना वगैरह भी गा रहे थे। वेरोनिका अचानक हम सबको चुप रहने कहती है और उसने पूछा, क्या तुम लोगों ने ये आवाज सुनी? हम सब बोले, कौन सी आवाज? और फिर हम अपनी बातों में लग जाते हैं। थोड़ी देर में ही हम सबको एक आवाज आती है और हम सब इस बार चुप हो गए। ये जैसे किसी जानवर के गुर्राने की आवाज थी और पीटर कहता है कि ये तो बहुत ही अजीब आवाज है। पीटर खुद एक दूसरे नेशनल पार्क में फॉरेस्ट रेंजर का काम करता था और उसने कहा कि ये आवाज तो उसने कभी भी जंगल में नहीं सुनी है। हम सब का नशा तुरंत उतर गया जब हमें यह आवाज फिर से आती है। इस बार यह आवाज हमारे बहुत करीब से आई और ये उस गुफा से ही आ रही थी। हम सब उठ के खड़े हो गए और पीटर कहता है कि हमें तुरंत कैंप साइट जाना चाहिए और यहां रहना ठीक नहीं है। हम कैसे भी करके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं और पीटर ने कहा कि हमें आरवी के अंदर सोना चाहिए। और हम जैसे ही आरवी की तरफ जा रहे थे तो वेरोनिका कहती है कि क्रिस कहाँ है? क्रिस हम सब से बहुत ज्यादा नशे में थी और हमें यह डर लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं क्रिस वहीं पे रह गई है। अब मैंने आरवी से अपनी गन निकाली और मैं, विल्सन और पीटर वापस उसी जगह पे जाने का सोचते हैं। हमने एशली और वेरोनिका को गाड़ी के अंदर ही हमारा इंतजार करने के लिए कहा। हम जब गुफा के पास पहुंचे तो हमें क्रिस कहीं भी दिखाई नहीं देती है और हम सोच रहे थे कि हम गुफा के अंदर जाए या नहीं। क्रिस हमारी कजन थी और हमें उसे ढूंढना ही था, तो हम तीनों ही गुफा में अंदर की तरफ जाने लगते हैं। मैं आपको समझा दूं, हम जंगल में थे, रात का वक्त, हम पूरी तरह से शराब पिए हुए थे और एक अंधेरी गुफा में जा रहे थे जहां की शायद कोई बहुत ही खतरनाक जीव रहता है। हम चलते हुए अंदर जा रहे थे और क्रिस का नाम भी पुकार रहे थे। हम जब थोड़ा ही अंदर गए थे तो हमें क्रिस के जूते मिलते हैं और हमें अब पूरी तरह से यकीन हो गया कि क्रिस यही अंदर है। हम आगे बढ़े जा रहे थे कि हमें फिर से एक गुर्राने की आवाज आती है और मैंने इस दोनों को कहा कि ये लोग आगे रोशनी करें और मैं इस जानवर पे गोली चला दूंगा। हम कुछ कदम और आगे बढ़े ही होंगे कि हमें फिर से ये गुर्राने की आवाज आई और तुरंत उन दोनों ने सामने की तरफ टॉर्च की रोशनी कर दी। हम तीनों ने सामने जो देखा, हमारे तो होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा माउंटेन लॉयन था, मगर ये किसी आम माउंटेन लॉयन से बहुत ही ज्यादा बड़ा था और तो और इसका गुर्राना भी किसी माउंटेन लॉयन जैसा नहीं था। मैंने अपनी बंदूक इसकी तरफ की और मैं 2 गोलियां चला देता हूं और ये चीज तुरंत ही गुफा के और अंदर चली जाती है। मुझे ठीक से तो नहीं पता, पर शायद एक गोली इस चीज को भी लगी थी। हम जल्दी से क्रिस का नाम लेते हुए आगे बढ़े कि हमें कुछ दूर से ही क्रिस की रोने की आवाज आई। हमने देखा क्रिस सामने ही थी, पर बहुत ज्यादा जख्मी थी। अच्छी बात यह थी कि उसकी सांस अभी भी चल रही थी। वो दोनों क्रिस को आराम से उठाते हैं और मैं
पीछे की तरफ उस चीज पे नजर रखते हुए गुफा से बाहर आ जाता हूं। हम भाग के गाड़ी पे जाते हैं और रात को ही हम नेशनल पार्क से निकल के टाउन के हॉस्पिटल में क्रिस को एडमिट कर देते हैं। क्रिस को यहां से 5 दिन के बाद एक और बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और फिर 3 महीने बाद क्रिस पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अच्छी बात यह थी कि इस चीज ने क्रिस के पैरों पे हमला किया था और शायद जब उसने क्रिस को पकड़ा था वो उसे पैरों से खींचते हुए अंदर ले गया होगा। हमें बाद में यह भी पता चला कि फॉरेस्ट रेंजर्स ने इस चीज को मार दिया था और ये एक बहुत ही बड़ा हाइब्रिड माउंटेन लायन था। हम खुश हैं कि क्रिस पूरी तरह ठीक हो गई, पर हम सब ये कसम खाते हैं कि कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे जहां की हमें जाने के लिए मना किया गया हो। दोस्तों, अगर आप मेरी ये स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को भी लाइक कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दूसरी कहानी। मेरा नाम लुइस है और मैं अलास्का में एक स्कूल टीचर की जॉब करता हूं। मैं एक पारिवारिक इंसान हूं और मेरी फैमिली में मेरी बीवी और 2 बच्चे हैं। मैं बचपन से ही एक बहुत ही अच्छा हाइकर रहा हूं और मैंने बचपन में कई साल बच्चों की हाइकिंग के ग्रुप्स में बिताए हैं। ये कहानी है 2017 की और इस वक्त मेरी उम्र थी 47 साल। जैसा मैंने कहा कि मुझे हाइकिंग, ट्रैकिंग ये सब बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा ही बहुत एक्सरसाइज करता हूं ताकि मैं फिट रह सकूं। मैं इस समय बहुत ही फिट था और मुझे कई दिनों तक हाइक करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। मैं एक बार यूएस के एक बहुत बड़ी ट्रेल पे हाइक करने का सोच रहा था और पिछले कई महीनों से मैंने इसके लिए ट्रेनिंग और प्लानिंग कर रखी थी। मुझे 2017 के सितंबर पे इस ट्रेल पे हाइक करना था और मैं ये हाइक 14 दिनों में खत्म करने वाला था। मैंने जब ये हाइक का प्लान किया था तब हम 3 लोग थे इस हाइक पे जाने वाले, मगर मेरे बाकी के 2 दोस्त किसी कारणवश आखिरी वक्त में जा नहीं सके और अब मेरा जाना भी लगभग कैंसिल होने वाला था। मैंने इस हाइक के लिए 6 महीने से तैयारी की थी और मैं सच में बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। बाद में मैंने ये सोचा क्यों ना मैं अकेले ही चला जाऊं। मैंने ऐसी हाइक्स इससे पहले भी की थी, बस इस बार मुझे ये अकेले करनी थी। शुरुआत में मेरी बीवी और बड़ा बेटा इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि मैं इस हाइक को किसी और समय कर लूं क्योंकि इस वक्त ट्रेल में बहुत सर्दी भी होगी और बर्फ भी गिर सकती है। मैंने कई दिनों तक अपने घर वालों को समझाया और आखिरकार वो लोग मान जाते हैं। अब मुझे हाइक सितंबर की शुरुआत की जगह सितंबर के बीच में करनी थी। मैंने अपने घर वालों से ये बात छुपाई कि सितंबर के अंत में यह मौसम बहुत ही खराब हो जाता है और हाइक करने की सलाह इस वक्त नहीं दी जाती है। मैंने ये बात इसलिए छुपाई कि मैं इस साल ये ट्रेल पूरा करना चाहता था और मैंने ये भी सोचा कि बस विंटर सीजन की शुरुआत ही तो है और इस वक्त ज्यादा बर्फ नहीं होनी चाहिए। मैं अगले कई दिनों तक अपनी आखिरी की तैयारियां पूरी करता हूं और फिर मैंने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 16 सितंबर को ही यह हाइक शुरू करूंगा और 30 सितंबर को ही मैं ट्रेल के अंत में पहुंच पाऊंगा। मुझे इस पूरे रास्ते में कहीं भी सेल की सर्विस नहीं मिलने वाली थी, तो हमारी बात 16 के बाद सीधी 30 को ही मुमकिन थी। 15 तारीख को मैं अपने घर वालों को अलविदा कह के ट्रेल के लिए निकल गया और फिर 16 की सुबह मैंने ट्रेल पे हाइक शुरू कर दी। पहले 2 दिनों तक हाइक बहुत ही अच्छी रही। मुझे कहीं भी ज्यादा बर्फ नहीं मिली और मौसम तब तक बहुत ही सुहाना था। मैं दूसरे दिन रात को यानी 17 सितंबर की रात कैंप बना के सो रहा था कि मुझे अचानक रात में बहुत ज्यादा
ठंड लगने लगी और जब मैंने बाहर देखा तो अब बर्फ गिरना शुरू हो चुका था। ये मेरे अनुमान से थोड़ा पहले ही शुरू हो गया था, मगर मैंने सोचा कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा और अगर मैं कोशिश करूं तो एक आध दिन पहले ही अपनी हाइक खत्म कर सकता हूं। मैं सुबह जब उठा तो चारों तरफ बर्फ की चादर फैली हुई थी और जैसे ही सूरज हुआ तो बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। मैंने अपने कैंप को समेटा और फिर मैंने हाइक शुरू कर दी। मैंने दोपहर तक हाइक की और उसके बाद मुझे ट्रेल पे कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये निशान किसी हाइकर के ही लग रहे थे और बर्फ पे ही थे। इसका मतलब ये जो भी था आज यहां से गुजरा होगा, क्योंकि बर्फ गिरना तो पिछले रात को ही शुरू हुआ था। मैं थोड़ा खुश हुआ और मैंने सोचा कि अगर मैं इस आदमी तक जल्दी पहुंच जाऊं तो हम दोनों एक साथ ये हाइक कर सकते हैं। आज 18 सितंबर का दिन था और मैंने पूरे दिन इस हाइकर के निशान का पीछा किया और अंधेरा होने तक करता रहा, मगर वो शायद हमेशा ही मुझसे आगे चल रहा था। अंधेरा हो चुका था और मैंने सोचा आज मैं यही कैंप सेटअप कर लेता हूं और फिर अगले दिन मैं इस हाइकर को ढूंढ लूंगा। मैंने आज एक रैबिट पकड़ा था और मैं उस रैबिट को पकाता हूं और खा के सो गया। अगले दिन यानी 19 सितंबर की सुबह जब मैं उठा तो मुझसे गलती हो गई थी। मुझे सुबह 4 बजे ही उठना था, पर मेरा अलार्म नहीं बजा और इस वक्त सुबह के 8 बज चुके थे। इसका मतलब था वो हाइकर जरूर निकल चुका होगा और अब वो मुझसे और भी आगे चला गया है। मैं जल्दी से पूरा सामान बटोरता हूं और आगे हाइक करने लगा। मैंने बस 1 घंटा ही हाइक किया था कि मुझे एक कैंप साइट दिखी, यानी मुझे दिखा कि पिछली रात यहाँ किसी ने कैंप सेटअप किया था और मैं समझ गया कि जरूर ये वही हाइकर होगा जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। बहरहाल मैं हाइक करता रहा और फिर अंधेरा होने तक मुझे यह आदमी नहीं मिला। मैं इस बार अंधेरे के बाद भी हाइक करता रहा 1 घंटे तक, पर जब मुझे इसका कोई नामो निशान नहीं दिखा तो मैंने सोचा कि अब मुझे यही कैंप सेटअप कर लेना चाहिए, क्योंकि ठंड भी बहुत बढ़ चुकी थी। आज 20 सितंबर मैं जल्दी उठ जाता हूं और मैं अब हाइक करना शुरू कर देता हूं। लगभग दोपहर हो चुकी थी और मैंने देखा कि ये आदमी ट्रेल से हट के दूसरी तरफ जंगल में चला गया है। मैं 1 घंटे तक वहां बैठ के इसका इंतजार करता हूं। मैंने सोचा हो सकता है ये जंगल में किसी जानवर का शिकार करने गया है और वापस ट्रेल पे जरूर आएगा। पर बहुत देर बाद जब ये वापस नहीं आता है तो मैंने जंगल में ही इसके पैरों के निशान का पीछा किया। मैं बहुत अंदर तक जब गया तब मुझे वहां एक आदमी दिखाई देता है। मैंने पीछे से इस आदमी को आवाज लगाई, पर वो एक पत्थर के ऊपर बस खड़ा था और उसने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं ये अपने कानों में कुछ म्यूजिक लगा के है, मगर ये तो हाइक करते समय कोई नहीं करेगा, और वो भी इतने कठिन हाइक पर और ऊपर से ऐसे मौसम में। मैं चल के इस आदमी के पास जाता हूं और जब मैंने इसे हाथ लगा के पीछे घुमाया तो ये मुड़ता है और मुझे देख के बहुत खुश हुआ। यह आदमी बताता है कि इसका नाम क्रिस्टोफर राइस है और ये मिशिगन में ही रहता है। मैंने भी इसे अपना पूरा परिचय दिया और फिर वो कहता है कि उसने एक हिरन का शिकार किया है और हम दोनों आज उस हिरन को ही खा सकते हैं। हम दोनों ही जंगल से बाहर ट्रेल पे आते हैं और थोड़ा आगे जाके हमें एक बहुत ही अच्छी जगह मिली कैंप सेटअप करने के लिए। मैंने देखा कि उसके पास फोन था जो कि चल रहा था और उस पे इंटरनेट और सिग्नल भी आ रहा था। मैंने उसे पूछा कि तुम्हें यहाँ सिग्नल कैसे आ रहा है और डेटा भी? तो उसने कहा कि सिग्नल और डेटा तो चांद पर भी इस्तेमाल हो जाता है, तो यहाँ क्यों नहीं मिलेगा। मैं समझ गया कि ये बहुत ही मजाकिया लड़का है और शायद मेरे साथ मजाक कर रहा है। रात को हमने जब खाना बनाया तो मैंने देखा कि ये किसी को
वीडियो कॉल करता है और इस बार देख के ऐसा लग रहा था कि वो इंसान इसके फोन से निकल के इसके सामने ही खड़ा हो। इसका जब कॉल खत्म हुआ तो मैंने इसे पूछा कि ये क्या था, तो वो बोला ये फेस टाइम कॉल था और मुझे बोला क्योंकि वो अमीर नहीं है इसीलिए उसे पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने उसे कहा पुरानी टेक्नोलॉजी, ये चीज तो मैंने कभी देखी ही नहीं है। और इसका जवाब देते हुए वो बोला ये तो 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब मुझे थोड़ा गुस्सा भी आता है और मैंने कहा कि क्या मजाक कर रहे हो, तुम कहना चाहते हो कि 2007 में ये टेक्नोलॉजी थी? उस समय तो स्मार्टफोन्स भी नहीं आए थे और सिर्फ आईफोन का पहला ही मॉडल निकला था। तभी क्रिस्टोफर हंसने लगा और बोला क्या 2007? मैंने कहा हाँ 10 साल पहले 2007। वो हंसते हुए मुझे पूछता है कि कहीं मैंने कुछ नशा तो नहीं किया है, क्योंकि अभी साल 2055 है। अब मुझे सच में बहुत गुस्सा आया और मैंने सोचा कि इस बेकार आदमी के लिए मैंने इतनी मेहनत की जबकि ये किसी भी बात पे सीरियस नहीं है। मैंने सोचा कि मुझे इसके साथ सफर करना है तो मैं थोड़ा इसका मजाक सह लेता हूँ, क्योंकि इस मौसम में अकेले हाइक करना भी ठीक नहीं होगा। हम दोनों एक दूसरे को बहुत सारी बातें बताते हैं और वो अपना मजाकिया अंदाज बनाए रखता है। हम खाना खा के बाद में सो जाते हैं। आज 21 सितंबर की सुबह थी और जब मैं उठा तो मैंने देखा कि क्रिस्टोफर गायब है और उसने कैंप फायर बुझा दी थी और वहां देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ कभी कैंप फायर जली भी नहीं है। मुझे बहुत गर्मी हो रही थी और जैसे ही मैंने अपनी जैकेट निकाली तो मुझे ये एहसास हुआ कि अभी तो बहुत गर्मी है और यहाँ कोई बर्फ भी नहीं दिख रही है। मैं बहुत हैरान हो गया और मैंने अपना सारा सामान पैक किया और मैं हाइक पे निकल जाता हूँ। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है कि रातों रात मौसम पूरा बदल गया है और ये कि अब अचानक इतनी गर्मी हो गई है, जैसे कि ये गर्मी का महीना चल रहा हो। मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे कुछ और हाइकर्स दिखे और मैंने उनसे बात की। वो लोग शुरुआत में मुझे देख के बहुत हैरान हुए और मुझे पूछा कि मैंने इस समय ठंडी के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। मैंने उनसे कहा कि कल तक तो यहाँ बर्फ थी पर पता नहीं आज क्या हुआ है। ये लोग मेरी बात सुन के बहुत हैरान हो गए और मुझे कहते हैं कि बर्फ तो कल नहीं गिरी थी। और उनमें से एक आदमी एक सैटेलाइट फोन निकाल के सर्च एंड रेस्क्यू टीम को कॉल करता है। वो कहता है कि मुझे देख के लग रहा है कि मैं बहुत ही कमजोर हूं और मुझे ये हाइक अभी बंद कर देनी चाहिए। मैं भी बहुत कमजोर महसूस कर रहा था और जब सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर्स आते हैं और उन्होंने मुझे पूछा कि मैं कौन हूं तो वो हैरान हो गए। वो मुझे पहले हॉस्पिटल ले गए और कुछ घंटों में ही मेरे बीवी और बच्चे वहां आते हैं। मैं उन्हें देख के चौंक गया क्योंकि मेरे बच्चे अचानक ही कुछ साल बड़े लग रहे थे। मेरी बीवी ने मुझे एक सवाल पूछा और जब मुझे उसने एक बात बताई तो मेरे पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। मेरी बीवी ने कहा कि अभी साल 2021 चल रहा है और मैं 4 साल से गायब था। मेरे पास शब्द नहीं थे। मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है, जबकि आज तो 21 सितंबर 2017 होने की बात है। मेरी बीवी ने मुझे टीवी, फोन और हर जगह पे दिखाया और सच में इस समय साल 2021 था। मैंने कई डॉक्टर से बात की और फिर मेरे कई सारे रिश्तेदार आए और वो सब मुझे यही कहते हैं कि इस वक्त साल 2021 चल रहा है। मैं हॉस्पिटल से ठीक होके रिहा हो जाता हूँ और शायद मेरी बात का भरोसा कोई नहीं कर रहा था कि तभी मुझे क्रिस्टोफर की बात याद आती है और मैंने कहा कि अगर हम क्रिस्टोफर को ढूंढे तो वो बता देगा कि मैं कुछ दिन पहले ही उसके साथ था। मैंने उसका नाम और उसका पता नोट कर लिया था और जब मैं अपनी बीवी के साथ उसके घर आया तो मैंने देखा कि घर, माँ बाप का नाम और बाकी सारी बातें सच है।
यहाँ क्रिस्टोफर भी रहता है, मगर वो 48 साल का आदमी नहीं बल्कि 14 साल का एक लड़का है। मैंने जब इस लड़के को देखा तो इसकी शक्ल हूबहू उस क्रिस्टोफर से मिलती थी, और बस ये कि ये एक लड़का था और मुझे जो मिला था वो एक आदमी था। ये लोग मुझे कहते हैं कि उनके बेटे को हाइकिंग और ट्रैकिंग का बहुत शौक है, और पर वो कभी भी उस ट्रेल पे नहीं गया है। क्रिस्टोफर मुझे देखे जा रहा था और उसने अचानक कहा कि वो मुझे जानता है। उसने कहा कि उसने सपने में देखा था कि हम दोनों एक रात को कैंपिंग कर रहे थे और उस वक्त बहुत सर्दी का मौसम था। वो लड़का लगभग वो सारी बातें बताता है जो कि मैंने अपने बीवी को बताई थी, मगर ये सब उसके सपने में हुआ था और ना कि सच्चाई में। हम दोनों घर वापस आ जाते हैं और मैंने इसके बाद इस चीज पे बहुत शोध की। मैंने कुछ ऐसे लोगों से बात की जिनके साथ ऐसे ही कुछ हुआ है, जहां कि वो एक समय से दूसरे समय में चले गए हो और बीच में क्या हुआ उन्हें नहीं पता। कई सारे लोगों ने कहा कि मैं किसी तरह के पोर्टल से होते हुए फ्यूचर में चला गया था और इसीलिए मुझे क्रिस्टोफर मिला 2055 में। वो लोग कह रहे थे कि मैं जिस रात को सोया, यानी 17 सितंबर की रात को, किसी तरह से मैं साल 2055 में पहुंच गया था और इसीलिए सुबह जब मैं उठा तो चारों तरफ बर्फ थी, जबकि अगले कई दिनों तक मौसम साफ रहने वाला था। मैं उस लड़के से ही मिला, पर 2055 में, और उस समय वो 48 साल का था। इसीलिए शायद उस लड़के को भी कुछ बातें याद थी, क्योंकि ये किसी तरह का टाइम मैट्रिक्स में एक ग्लिच था और उसे अपने साथ होने वाली वो घटना पहले से ही दिख गई थी। अब मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट आया हूं और मैंने इस बारे में सोचना भी बंद कर दिया है। मुझे पता तो नहीं उस रात मेरे साथ क्या हुआ और कैसे मेरी जिंदगी से इतने साल गायब हो गए, मगर हाँ, भले ही टाइम ट्रैवल वाली बात जितनी भी बेतुकी लगे, इसके अलावा और कोई थ्योरी है भी नहीं जो कि मेरे साथ हुए इस घटना को थोड़ा भी समझा सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानियां अच्छी लगी होंगी। अगर आपको फॉरेस्ट की या सर्च एंड रेस्क्यू की और भी कहानियां सुननी है तो स्क्रीन पे आ रहे इन कहानियों को क्लिक करके जरूर सुने। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।